आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ नंबर 3। व्याकरण का पाठ नंबर 3 और पाठ का नाम है शब्द विचार। ओके, आज हम शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले है शब्द किसे कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में वर्णों के बारे में पढ़ा है। तो पिछला अध्याय यानी जो हमने पहले पिछले जो पाठ पढ़े हैं उसमें हमने किसके बारे में अध्ययन किया है? वर्णों के बारे में अध्ययन किया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिए थे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है ना। वर्णों का सार्थक समूह है क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो एक शब्द है राम, तो देखो ये वर्ण है। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये इतने सारे वर्णों का मेल हुआ तो शब्द क्या बना? राम बना। तो ये राम क्या है? शब्द हो गया ये। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे कहते हैं शब्द। ओके, आओ आगे देखते हैं। जैसे देखो गाय, आकाश एवं शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, है ना। तो जैसे ये शब्द है ना, गाय, आकाश, ये सभी क्या है? ये सभी शब्द है। ठीक है, और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य, है ना। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम एक वाक्य वो शब्द हो गया, घर एक शब्द हो गया, जाता है एक वाक्य हो जाता है। तो इन सबको एक साथ मिला लिया तो क्या बन गया? इन शब्दों के मेल से क्या बन गया? वाक्य बन जाता है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो शब्दों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 4 प्रकार से किया गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द। देखो शब्द कहां से जन्मा या उत्पन्न हुआ, इस आधार पर शब्दों की पहचान उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण की श्रेणी में आता है। हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्दों को सम्मिलित कर लिया गया है। तो देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो कहां से, यानी वो शब्द है वो कहां से उत्पन्न हुए, है ना। हिंदी भाषा में कहां से कैसे आए हैं, वो सारी की सारी बातें वो कहां हो जाती है? इसमें किया जाएगी। ठीक है, और जो हिंदी है उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है ये, है ना। अनेक भाषाओं का मेल है इसमें, है ना। विदेशी भाषा भी है, संस्कृत भाषा भी है, और अपने यहाँ की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनमें से भी ये हिंदी भाषा में शब्द आए हैं। ठीक है, तो देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। ठीक है, और उसमें कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। ठीक है, ये 4 शब्द इनके भेद हो जाते हैं। तो देखो इनके बारे में अध्ययन करने से पहले हम आपको एक बार एक देखते हैं उसमें। ठीक है, देखो तत्सम और तद्भव कौन से शब्द है? एक शब्द है तत्सम, ठीक है, और एक शब्द है तद्भव। ठीक है, तत्सम, तद्भव, ये 2 शब्द है। ठीक है, इन दोनों को यदि आपको पता चल गया तो आगे वाले शब्दों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो ये जो दोनों ही शब्द है वो कौन सी भाषा से आए हैं? इसमें संस्कृत भाषा के, है ना। तत्सम और तद्भव ये दोनों जो शब्द है वो कौन सी भाषा से आए हैं? संस्कृत भाषा से आए हैं। ठीक है, तो देखो संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में आ गए हैं, संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में आ गए हैं, वो शब्द कौन से कहलाए? वो शब्द कहलाए तत्सम। ठीक है, जैसे देखो आम्र क्या है? आम्र। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है, आम्र को कहते हैं आम। ठीक है,
तो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द आ गया, तो ये आम्र शब्द है वो क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। और संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में थोड़ा रूप परिवर्तन होकर के थोड़ा उनका सरल बन करके या रूप बदल करके और हिंदी में आए, वो कौन से शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए। संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा रूप परिवर्तन होकर के या थोड़ा बदल करके और हिंदी में आए, वो शब्द कौन से हो गए, तद्भव शब्द हो गए। जैसे देखो आम्र लिखा ना, आम्र, तो आम्र को हमने क्या कर दिया, आम कर दिया, क्या बना दिया, आम बना दिया, नीचे रै नहीं लगाया, तो ये क्या बन गया, ये कौन सा शब्द हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, ओके। देखो सर्प, ठीक है, सर्प का हमने क्या बना दिया, सांप बना दिया, क्या बना दिया, सांप। तो ये सर्प शब्द है वो संस्कृत का हो गया, और इसको थोड़ा बदल कर लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये तद्भव हो गया और ये तत्सम हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4 भागों में, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हो गए। कितने भेद हो गए, 4 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो तत्सम शब्द के बारे में देखो, जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द जो के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए वो कौन से हो गए, तत्सम शब्द हो गए। जैसे देखो निद्रा, दुग्ध, भ्राता, ये सारे शब्द क्या है, संस्कृत के शब्द है और हिंदी में इसको हमने ले लिया, तो ये कौन से हो जाएंगे, तत्सम शब्द। और देखो तद्भव शब्द में देखो संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को क्या करते हैं, सरल बना करके, यानी थोड़ा रूप परिवर्तन होकर के और किस में आ गए, हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए, तो वो कौन से हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। जैसे देखो घी, आम, जीभ, ये सारे शब्द क्या है, ये संस्कृत के शब्द है लेकिन उनका थोड़ा सा परिवर्तन करके और कान ला दिया हिंदी भाषा में आगे, तो ये तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, देशज, देश, जय, देश का मतलब देश में, जय यानी उत्पन्न, है ना। तो देखो क्या होता है, जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। तो देखो अपने भारत देश में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो उन स्थानीय बोलियों से जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं वो कौन से शब्द हो गए, देशज शब्द हो गए। जैसे देखो लोटा, पगड़ी, ठेला, ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द देशज है, अपने वाले हैं। ये लोटा, पगड़ी, है ना, ये सारे शब्द क्या है, अपने वाले हैं। जैसे खाट, अरे खाट होती है ना, खाट, पता ना आपको खाट किसको कहते हैं, सब जानते हैं, खाट, है ना, चारपाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे शब्द क्या है, देसी शब्द है, अपने वाले, है ना, यानी अपने देश के शब्द है। अब देखो विदेशज, वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे देखो कैंची, तोहफा, बजट, डायरी, कॉलेज, ये सारे शब्द देखो अपने हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग होने लग गया है ना। जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है वो भी आजकल अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे फोन उठाते कहते हैं ना हेलो, गारंटी, वारंटी, कोई वो चीज लेते तो कहते हैं ना गारंटी है क्या इसकी, वारंटी है क्या इसकी, है ना। तो हमारे जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत सारे विदेशी शब्द भी आ गए। क्यों क्यों आए, क्योंकि देखो हमारे देश में कुछ घूमने के लिए आए, कोई लूटने के लिए आया, कोई राज करने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, और कई अपने यहाँ से भी विदेश गए। तो वो सारे के सारे क्या हुआ, वहां की बोलियों के जो भाषा के जो शब्द है वो पकड़ लिए और अपने हिंदी भाषा में सेट कर लिए उसको, तो वो कौन से हो जाएंगे, विदेशी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद है। तो रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, 3 भेद है। ठीक है, देखो अब इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लोगे आराम से इन शब्दों को आप पहचान सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिल्कुल भी नहीं होगा।
ये लो, इसको साइड में भेज देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपके सामने तीन शब्द है, कौन कौन से हैं? देखो, एक है रूढ़, एक है यौगिक, देखो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखो, इनके लिए अलग अलग शब्द है। एक शब्द है, देखो, पुस्तक। क्या है? पुस्तक है। चलो, गाय है। अच्छा, घर है। चलो, है। तो देखो, ये जो मैंने तीन शब्द लिखे हैं ना, पुस्तक, गाय, घर, इनके टुकड़े सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। इनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ये एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। यानी जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं होते, वो कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। और एक शब्द देखो, पुस्तकालय, है ना। पुस्तकालय है, और हिमालय है ना। तो पुस्तकालय, हिमालय, इस तरह के जो शब्द हैं, वो क्या है, इसके सार्थक खंड या टुकड़े हो सकते हैं। जैसे विद्यालय है, क्या है? विद्यालय, है ना। हम इनके क्या कर सकते हैं? संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे पुस्तकालय का क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय, है ना। तो इसके टुकड़े हो गए। और विद्या का भी क्या हो जाएगा? विद्यालय का भी विद्या आलय, क्या? विद्या आलय। इन दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो जिन शब्दों के खंड या टुकड़े होते हैं और सार्थक मतलब उनका कोई अर्थ निकलता, तो वो कौन सा होते हैं? यौगिक होते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये है आपके सामने दशानन। कौन है? दशानन, दशानन है क्या? तो इसके हम खंड या टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो देखो, दस आनन। क्या बना? दस आनन बना। बना क्या? दस आनन। अब देखो, दस का मतलब दस होता ही है, और आनन का मतलब होता है मुख। तो जिसके दस मुख है वो कौन है? कौन है जिसके दस मुख है? रावण, है ना, दस मुख वाला। तो इसका क्या निकल रहा है? देखो, इसके खंड या टुकड़े भी हो रहे हैं, और तीसरा अर्थ रावण भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? रावण भी निकल रहा है ना। जैसे गजानन है, कौन है? गजानन। गजानन है, गजानन के भी टुकड़े होते हैं, गज आनन। और इसके तीसरा अर्थ क्या निकला है? गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो इसका भी तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो देखो, जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं होते हो, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के खंड या टुकड़े होते हो, जिन शब्दों के खंड या टुकड़े होते हो और उनका अर्थ निकलता हो, वो कौन से होते हैं? यौगिक। और जिन शब्दों के खंड या टुकड़े होते भी हैं, खंड और टुकड़े होते भी हैं, और साथ में तीसरा अर्थ भी निकलता है, वो होते हैं, कौन से होते हैं? योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इनके बारे में पता चल गया कि जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं होते वो रूढ़ होते हैं, जिन शब्दों के खंड या टुकड़े होते हैं सार्थक वो यौगिक होते हैं, और जिन शब्दों के खंड या टुकड़े भी होते हो और साथ में तीसरा अर्थ निकलता है, वो कौन सा होता है? योग रूढ़। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, टुकड़े हो रहे, अलग अलग हो रहे, और तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। तो जिसका तीसरा अर्थ निकलता है वो कौन सा होता है? योग रूढ़ होता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर वापस। अब देखो, रूढ़ शब्द, देखो रचना के आधार पर कितने भेद है? रचना के आधार पर तीन भेद है, रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ठीक है। ठीक है, अब देखो, रूढ़ शब्द देखो, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जो शब्दों के निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है।
जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते और एक निश्चित अर्थ के लिए वो प्रसिद्ध होते हैं, है ना, यानी उसका निश्चित एक अर्थ निकलता है, वो क्या होते हैं? रूट शब्द होते हैं। जैसे देखो घर, फूल, इनके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, अगर खंड या टुकड़े कर देंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो यौगिक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए हैं वो शब्द कौन से होते हैं? यौगिक। जैसे देखो राजमहल, तो राजमहल है वो राज और महल इन दो शब्दों से मिलकर बना है राजमहल। पाठशाला, पाठशाला, तो ये पाठ है और ये शाला है, इन दोनों के मेल से ये क्या बना है? पाठशाला बना है, बना है ना। उसी तरह से देखो अनाथ, अनाथालय का अनाथ आलय, तो इन दोनों शब्दों से क्या बना है? अनाथालय बना है ना। तो इसके खंड या टुकड़े भी किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो जो शब्द यौगिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। यानी यौगिक होते हुए, यौगिक क्या कह रहा है? यौगिक कह रहे हैं कि जिसके खंड या टुकड़े होते हो आपस में, है ना, दो या दो से अधिक खंड या टुकड़े होते हो वो यौगिक होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो खंड या टुकड़े होते हो और साथ में एक विशेष अर्थ भी प्रकट कर रहा है वो कौन सा होता है? योग रूढ़ होता है। जैसे देखो दशानन, दस आनन, दस यानी दस, आनन यानी मुख, है ना, रावण के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो दशानन का मतलब क्या होता है? रावण, यानी तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? रावण, है ना। उसी तरह से देखो नीलकंठ, 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 नीलकंठ किसका, किसको कहते हैं? भगवान शिव के लिए इसको प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, तो जिन शब्दों के खंड या टुकड़े होते हो प्लस कोई तीसरा या विशेष अर्थ निकलता हो वो कौन से होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, आगे देखो प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े। कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? 4 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अब देखो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, है ना। प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद हैं। कौन सी? विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी का मतलब होता है जो परिवर्तन हो जाता है, अविकारी का मतलब होता है जो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखो पहले विकारी शब्द के बारे में देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक एवं काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक एवं काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखो लड़के, लड़की, जाता, जाति, है ना, तो ये शब्द क्या है? ये लिंग के कारण इनमें परिवर्तन, जैसे लड़का, लड़की, जाता, जाति, जाते, जाऊंगा, है ना, इस तरह से उसमें परिवर्तन हो जाता है ना। लेकिन देखो अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। जैसे देखो धीरे धीरे, क्या है? धीरे धीरे, ये जो धीरे धीरे शब्द है वो चाहे आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग तो चलो हिंदी में होता ही नहीं है, संस्कृत में होता है। ठीक है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, आप किसी के साथ में प्रयोग कर लो, ये जो धीरे धीरे शब्द है वो धीरे धीरे ही रहेगा, न तो धीरे धीरे होगा न धीरे धीरे होगा, है ना। और हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द क्या है? जैसे आगे, आगे शब्द है वो भी क्या है? अविकारी शब्द है। आगे शब्द है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप किसी के साथ प्रयोग कर लो, इसको पुल्लिंग के साथ कर लो, स्त्रीलिंग के साथ कर लो, एक वचन, बहुवचन, किसी के साथ। आगे है तो आगे है, न तो आगी होगा न आगू होगा, है ना। ओके, ठीक है, तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक एवं काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो कौन से होते हैं? अविकारी, यानी उसमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद है। तो अर्थ के आधार पर भी कितने भेद है? 2 भेद है। वेरी गुड बेटा। निरर्थक और सार्थक,
कितने भेद है? दो भेद, निरर्थक और सार्थक। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक का मतलब होता है जिसके कोई अर्थ निकलता हो, है ना। तो देखो, निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, है ना। तो देखो, चाय वाय रोटी वोटी कहते हैं ना, चाय वाय रोटी वोटी, साग सूग ऐसे कहते हैं ना। देखो, साग इसका तो अर्थ निकलता है, लेकिन सूग वो क्या होता है? चाय वाई, चाय तो होता है लेकिन वाई क्या होता है? वाई, वाई शब्द क्या है? निरर्थक शब्द है। रोटी वोटी, है ना, रोटी का तो अर्थ होता है लेकिन वोटी क्या होता है पता नहीं, अन्य तो ये निरर्थक शब्द है ना। तो जैसे चाय वाई रोटी वोटी, तो इसमें वाई और वोटी ये क्या है? निरर्थक शब्द है। क्यों? क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ओके, अब देखो सार्थक, जिन शब्दों में जिन शब्दों में कोई अर्थ निकलता है, यानी जिन शब्दों से कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों से कोई अर्थ निकलता है वो कौन से होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे देखो, पिता, पुत्र, मकान, लड़का, ये सार्थक शब्दों के भी चार भेद होते हैं। जो सार्थक शब्द होते हैं उनके भी कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो सार्थक होते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता वह निरर्थक होता है। ठीक है, देखो सार्थक शब्दों के कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची और भी शब्द है। ठीक है, लेकिन आपको चार ही है, और इनके बारे में हम आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें विस्तार से उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हो गए? चार भेद हो गए। रचना के आधार पर कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। ठीक है, और उसके बाद प्रयोग के आधार पर कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए। और अर्थ के आधार पर कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से इसको याद किए। ओके, थैंक यू।